हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस को बाय करना चाहे, इसे आप केवल 26 रुपये में खरीद सकते हैं। इसे आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास पर। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या कवर कर लिया था। हमने अर्थशास्त्र को समझा था। हमने ये भी समझा अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के दोनों भागों को समझा, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है, तो अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा है। किसने इसे दो भागों में बांटा है, तो सर्वप्रथम रेगनर रीरस ने इसे दो भागों में बांटा है। कब उन्होंने बांटा था इसे दो भागों में, तो 1933 में। तो एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसे क्या कहते हैं, इसे बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कैसा अध्ययन किया जाता है, इसमें छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जबकि बृहद अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन कैसा किया जाता है, बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। बड़े स्तर पे मतलब भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा का, इन सभी का, बैंकिंग का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसमें किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में, वृहद अर्थशास्त्र में। पर एक व्यक्ति का, एक परिवार का या किसी एक उद्योग का जब अध्ययन किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये सब हम बातें समझ चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं आर्थिक समृद्धि पर। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास पर। तो देखिए, दोनों ही शब्द अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। आर्थिक समृद्धि अलग कॉन्सेप्ट है, आर्थिक विकास एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, जो आर्थिक समृद्धि है क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। तो देखिए, आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण क्या है, देखिए वृद्धि हो रही है। तो किस में वृद्धि हो रही है, यहाँ कैसी वृद्धि हो रही है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, मतलब जो वृद्धि हो रही है वो कैसी हो रही है, पैसे से संबंधित वृद्धि हो रही है। तो उसे हम क्या कह देंगे, सरल शब्दों में आर्थिक समृद्धि। मतलब आर्थिक समृद्धि को नापना है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जीडीपी। क्या जीडीपी में वृद्धि हो रही है, क्या जीएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसे सकल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हो जाता है सकल, लिख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी। तो ये हो जाता है सकल ग्रॉस, एन का मतलब हो जाएगा नेशनल, तो राष्ट्रीय, पी मतलब प्रोडक्ट, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए, या तो जीडीपी में वृद्धि हो, या जीएनपी में वृद्धि हो, या फिर किस में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। किसमें हो, प्रति व्यक्ति आय में। तो अगर आपकी वृद्धि कैसी हो रही हो, या तो जीडीपी बढ़े, या फिर आपका जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि। जो आर्थिक समृद्धि में कैसे चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें परिमाणात्मक जो चेंजेस होते हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। कैसे चेंजेस को, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक परिवर्तन को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, वृद्धि हो रही है, किसमें वृद्धि हो, अगर आपका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हो, या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो इसे क्या, इसका मतलब क्या है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है। इसमें कौन से परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें परिमाणात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है।
आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा सूचक कौन सा होता है? डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा पैमाना कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा पैमाना प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा पैमाना प्रति व्यक्ति आय होता है। तो आपने समझ लिया आर्थिक समृद्धि क्या है। अगर वृद्धि हो, किस में वृद्धि हो रही है? जीडीपी में वृद्धि हो, जीएनपी में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रही है तो इसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इसमें कौन से परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें परिमाणात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा पैमाना कौन सा है? तो आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा पैमाना प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है। इस पॉइंट पर भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन से परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो परिमाणात्मक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर बात करते हैं। तो देखिए आर्थिक विकास कैसी धारणा है? ये जो आर्थिक समृद्धि है इसकी तुलना में ये एक व्यापक अवधारणा है। इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इसके अंदर देखिए आपका जो भी मतलब कंट्री है, जो देश है, उसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ-साथ जो गुणात्मक होते हैं मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है? जबकि इसमें कौन से थे? केवल और केवल क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव चेंजेस ही इसमें थे। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की दोनों चेंजेस शामिल होते हैं। साथ ही साथ आर्थिक विकास कैसी शब्दावली है? एक व्यापक शब्दावली है। क्यों व्यापक है? क्योंकि उसमें उद्देश्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी तत्वों को हम सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों को सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ जो आर्थिक विकास एक और बिंदु पर क्या बात करता है कि आर्थिक विकास कैसे मापते हैं? तो इसके अंदर देखिए जो रहन सहन का स्तर है या जो जीवन स्तर है उसमें अगर सुधार हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है। मतलब अगर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अगर सुधर रहा है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने के लिए ही अलग अलग माप हैं। 5 प्रकार की मापों पर भी हम बात करेंगे। तो आर्थिक विकास कैसी अवधारणा है? एक व्यापक अवधारणा है। किसके किससे व्यापक है? आर्थिक समृद्धि पर है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों की दोनों परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस पॉइंट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए दे दे आपको, गुणात्मक ऑप्शन बी दे दे, परिमाणात्मक ऑप्शन सी दे दे, दोनों, और ऑप्शन डी दे दे इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक विकास में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस सम्मिलित होते हैं। तो उत्तर फिर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है। आर्थिक विकास कब कहा जाएगा? अगर आपकी जीवन की गुणवत्ता में अगर आपका क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है तो इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। और इस आर्थिक विकास को मापने के लिए अनेक वेरिएबल्स यूज करते हैं। और उस वेरिएबल्स के माध्यम से, उन चरों के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि जीवन की गुणवत्ता सुधर रही है या नहीं। तो हम किन किन चीजों को उसमें इंक्लूड करते हैं? तो हम देखते हैं कि सामाजिक विकास हो रहा है या नहीं, आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं, राजनीतिक विकास हो रहा है या नहीं, या शिक्षा की दर क्या है, साक्षरता की दर क्या है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, पोषण का स्तर क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी प्रदान की जा रही है, प्रति व्यक्ति का जो कंजम्पशन है वो कितना है। ये सारे बिंदुओं को हम क्या करते हैं? एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। उसके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है या नहीं। इसी के संदर्भ में भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पूछ ले कि अमर्त्य सेन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने भी आर्थिक विकास को परिभाषित करा है। इनके हिसाब से आर्थिक विकास क्या है? किसके हिसाब से? अमर्त्य सेन के हिसाब से आर्थिक विकास क्या होता है? तो इन्होंने बोला है कि देखिए जो आर्थिक विकास है, ये इन्होंने इसको कैसे परिभाषित किया है? इन्होंने बोला है कि अगर
जो जीवन है उसमें सुधार आ रहा है। जीवन में पोषण में सुधार आए, जीवन पोषण में, या आत्मसम्मान में, या स्वतंत्रता में। अगर इनमें सुधार आ रहा है तो ये आर्थिक विकास के क्या है, सूचक हैं। ऐसा कौन कहते हैं? अमर्त्य सेन कहते हैं। वहीं पर महबूब उल हक, ये कहाँ के व्यक्ति है? महबूब उल हक पाकिस्तान के व्यक्ति हैं, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। तो इन्होंने कैसे सूचित करा है आर्थिक विकास को? तो आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। चाहे गरीबी किसी भी प्रकार की हो, अगर गरीबी के विरुद्ध आप लड़ाई लड़ पा रहे हैं तो ये आर्थिक विकास है। कौन कहता है ऐसा? महबूब उल हक। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गरीबी के विरुद्ध लड़ाई आर्थिक विकास है, ऐसा किसने, किस अर्थशास्त्री ने इस रूप में परिभाषित किया है? तो महबूब उल हक। या आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किस अर्थशास्त्री ने किया है? इस तरह से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा महबूब उल हक ने कहा है, जो कि पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। वहीं अगर हम बात करें आर्थिक विकास को, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने क्या परिभाषित किया? तो उन्होंने कहा कि जीवन पोषण की, आत्मसम्मान की, स्वतंत्रता का, ये सभी बातें इसमें कंसीडर करेंगे तो ये भी एक आर्थिक विकास है अमर्त्य सेन के अनुसार। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पॉइंट पर। इसे आईएमपी लगाना, एग्जाम में रिवाइज करके जाना कि आर्थिक विकास को गरीबी की विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किसने कहा है? तो महबूब उल हक ने। कहाँ के अर्थशास्त्री हैं? तो पाकिस्तान के ये अर्थशास्त्री हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक समृद्धि पर। तो देखिए आर्थिक समृद्धि में हमने क्या देखा? वृद्धि हो रही है। किसमें वृद्धि हो रही है? जीडीपी में वृद्धि हो, जीएनपी में वृद्धि हो, या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, तो ये क्या हो जाता है? यह आर्थिक समृद्धि हो जाती है। आर्थिक समृद्धि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है। अगर राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कौन से चर सम्मिलित होते हैं? केवल इसके अंदर इकोनॉमिक जो वेरिएबल होते हैं वही सम्मिलित होते हैं। केवल और केवल आर्थिक चरों ही इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें? आर्थिक समृद्धि में। सारी की सारी बातें भी हमने आर्थिक वाली ही की हैं, पैसे वाली, जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय। इसलिए इसमें कौन से चर सम्मिलित होते हैं? केवल आर्थिक चर ही इसमें सम्मिलित होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल ही इसमें सम्मिलित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं उन्हें ही हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। उनके ही हम क्वांटिटेटिव चेंजेस को माप सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर कौन से चर सम्मिलित होते हैं? केवल आर्थिक चर सम्मिलित होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल। तो इसमें केवल आर्थिक चर सम्मिलित होते हैं। और इसमें कौन से चेंजेस को हम शामिल करते हैं? केवल परिमाणात्मक वाले, क्वांटिटेटिव चेंजेस को ही इसमें सम्मिलित करते हैं। जबकि आर्थिक विकास क्या है? एक व्यापक शब्द है। तो वहां पर क्या हो रहा है? जीवन की गुणवत्ता पर भी बात कर रहे हैं। तो जब जीवन की गुणवत्ता पर हम इसमें बात करते हैं आर्थिक विकास में, इस पे आर्थिक विकास कैसा शब्द है? एक व्यापक शब्द है आर्थिक समृद्धि की तुलना में। और उसमें हम किस पे बात करते हैं? जीवन की गुणवत्ता पर, कि क्या करना, हमें जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। यही आर्थिक विकास का पर्पस होता है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, रहन सहन के स्तर में सुधार करना। तो ये क्या है? आर्थिक विकास है। तो ये गुणवत्ता की बात हो गई। इसी के लिए इसमें गुणात्मक चेंजेस को भी सम्मिलित करते हैं। जो आपके क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव चेंजेस, परिमाणात्मक परिवर्तन भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें दो ही शामिल होते हैं। किसमें? आर्थिक विकास में। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि आर्थिक विकास में सम्मिलित है। ऑप्शन ए दे दिया जाएगा आपको, परिमाणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक विकास में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस इंक्लूड होते हैं। जहां अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय उत्पाद वाली बात हो जाती है। वहीं क्वालिटेटिव की बात करें तो ये जीवन में गुणवत्ता वाले बिंदु सम्मिलित हो जाते हैं। इसी के लिए इसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इंक्लूड होते हैं। और जब दोनों इंक्लूड हो जाएंगे तो फिर जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो जाएंगे? जो इकोनॉमिक है, मतलब जिसमें धन की बातें हैं, वो भी सम्मिलित हो जाएगा। और
जो अनार्थिक है वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ गया, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में। देखिए अंतर समझ के चलिए, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आर्थिक समृद्धि है, किस में बात कर रहा है, पैसों में वृद्धि की बात कर रहा है। तो यहाँ वही बात करी उसने कि यहाँ पे देखिए जीडीपी में वृद्धि हो, जीएनपी में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, अगर इनमें वृद्धि हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। इसमें कौन से चेंजेस शामिल होते हैं, केवल इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस, परिमाणात्मक परिवर्तन ही इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इसमें बात पूरी की पूरी पैसों पे हुई है, इसीलिए इसमें केवल आर्थिक चर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक विकास पर। आर्थिक विकास में क्या हो रहा है कि वह जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना ही पर्पस है। तो इसके लिए इसमें जो परिमाणात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों चेंजेस इसमें शामिल होते हैं। और इसमें जब दोनों परिवर्तन सम्मिलित होते हैं तो दोनों ही परिवर्तनों के जो चर हैं वो भी वेरिएबल दोनों शामिल होते हैं, इसीलिए इसमें आर्थिक चर भी शामिल होते हैं और अनार्थिक चर भी इसमें शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आर्थिक समृद्धि है उसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं और केवल आर्थिक चर ही इसमें आते हैं, ये देखिए। जबकि आर्थिक विकास में परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं और दोनों आर्थिक और अनार्थिक दोनों चर भी सम्मिलित होते हैं। आर्थिक विकास एक व्यापक शब्दावली है, तो इसीलिए इसमें उस देश के प्राकृतिक संसाधनों, उस देश में पूंजी निर्माण की स्थिति और बाजार का आकार कि बाजार कितना बड़ा है, इन सभी बातों को कंसीडर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आपको इसके सभी पॉइंट पता होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। अब बात करते हैं आर्थिक विकास दर पर। बहुत ही सरल है ये आर्थिक विकास दर। क्या बोलती है कि अगर जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई भी परिवर्तन आए तो जो परिवर्तन की दर है, जीडीपी में परिवर्तन की दर को आर्थिक विकास दर कहते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर को आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है कि गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जीडीपी में परिवर्तन। जैसे कि हम लास्ट ईयर की जीडीपी का देख लेते हैं कि देखिए लास्ट ईयर की जब हम जीडीपी की बात करें तो लास्ट ईयर जैसे हम ले लेते हैं, दो आंकड़े ले लेते हैं। 2021-22 की जीडीपी की बात करें, 2021-22 की, तो देखिए 2021-22 में जो जीडीपी का साइज था वो कितना था, 234.71 लाख करोड़। ये भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं कि भारत की जीडीपी का जो साइज था कितना था, 234.71 लाख करोड़ रुपए का भारत की जीडीपी का साइज था। कब, 2021-22 में। लेकिन वही बात जब हम 2022-23 में देखते हैं तो ये जो जीडीपी का साइज है इसमें वृद्धि हो जाती है और ये बढ़ करके देखिए कितना हो गया है, वहां पर 234.71 था। तो जब हम 2022-23 में आए तो ये बढ़ करके देखिए एक साल में ही 272.04 लाख करोड़ रुपए हो गया। मतलब अगर हम इस डिफरेंस की बात कर लेना तो लगभग कितना हो जाएगा, देखिए 72 और 34, तो लगभग हम बात कर ले 33.33 करोड़ के आसपास की वृद्धि हुई है जीडीपी में एक साल में। 33.33 लाख करोड़ की वृद्धि जीडीपी में एक साल में हुई। तो ये जो चेंजेस हुई है क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि हो गई। अगर कम हो जाती तो कमी हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जीडीपी। तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं आर्थिक विकास दर इस फॉर्मूले के माध्यम से भी। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर के, जैसे मैंने आपको आंकड़े दिए कि 2021-22 के अंदर अगर हम बात करें कि भारत की जीडीपी का साइज कितना था, 2021-22 में जीडीपी की साइज की बात करें तो 234.71 लाख करोड़ रुपए की भारत की जीडीपी थी। लेकिन वही जब 2022-23 की हम बात करते हैं तो जीडीपी का साइज बढ़ के 272.04 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। मतलब डिफरेंस देखें दोनों में तो लगभग ये 37 करोड़ के आसपास, 37 लाख करोड़ के आसपास जाता है। 37.33 लाख करोड़ की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जीडीपी करेंगे तो आ जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट।
आर्थिक विकास दर। तो आर्थिक विकास दर क्या होती है? जीडीपी में जो भी परिवर्तन हो, देखिए जीडीपी में परिवर्तन हुआ, यहाँ 234 थी, बढ़ करके यहाँ दो अगले साल में कितनी हो गई? 272 लाख करोड़ हो गई। तो ये जीडीपी में परिवर्तन हुआ। तो ये जो जीडीपी में परिवर्तन की दर है, और दर निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो वही करा, 100 से गुणा कर दिया, ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या निकल गई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट निकल गई। तो इसे ही कहते हैं आर्थिक विकास दर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास दर क्या है? तो जीडीपी में परिवर्तन की दर को, जीडीपी में परिवर्तन की दर को आर्थिक विकास दर कहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे इन पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं आर्थिक समृद्धि दर पर। किस पे बात कर रहे हैं? आर्थिक समृद्धि दर पर, कि सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्धि दर कब रही, सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर कब रही? तो देखिए किस वर्ष रही? 1998-99 में रही। ईयर भी आपको याद होना चाहिए और परसेंटेज भी, कि सबसे ज्यादा अगर बात करें आर्थिक समृद्धि दर कब रही थी भारत की, तो 1998-99 में रही। उस समय आर्थिक समृद्धि दर कितनी थी? 10.5%। वहीं अब हम बात करें आर्थिक विकास दर की, तो आर्थिक विकास दर मतलब क्या? अभी हमने समझ लिया आर्थिक विकास दर का मतलब, जीडीपी में परिवर्तन की दर को आर्थिक विकास दर कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर कब रही? सबसे ज्यादा, तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें आर्थिक विकास की दर सबसे ज्यादा थी। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय। 11वीं, अब आपको देखिए पंचवर्षीय योजना का टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है। सारी पंचवर्षीय योजना, 12 की 12 पंचवर्षीय योजना को हम पढ़े करा चुके हैं। तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना 11वीं का कार्यकाल जो काल था वो कब से कब तक का था, इसमें इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था, ये आपको मेजर बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, या 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो आर्थिक विकास की दर सबसे ज्यादा कहाँ पर रही, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय आर्थिक विकास दर सबसे ज्यादा रही। वहीं अगर हम बात करें कि आर्थिक विकास दर कम, सबसे कम कब रही, तो देखिए सबसे कम आर्थिक विकास दर तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय रही। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास दर सबसे कम किस पंचवर्षीय योजना के समय रही, तो जब वो कम का पूछे तो आपको पता होना चाहिए सबसे कम तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय रही। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में से कौन कौन से कारण हो गए थे, इसके कारण क्या हो गई होगी? आर्थिक विकास दर कम हो गई होगी। तो हमने ये पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक जब पढ़ा था, वहां पर डिस्कस भी करा था कि कौन कौन से कारण थे। भारत और चीन का युद्ध हो गया था 1962 में। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। खाद्यान्न संकट अलग आ गया था देश में। तो इस कारण से आर्थिक विकास दर क्या हो गई? कम हो गई होगी। इसीलिए सबसे कम आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में थी। जबकि सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय। अब बात करते हैं आर्थिक विकास के कारक, कि कभी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को जानना हो तो कैसे, कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो देखिए आर्थिक विकास के विकास में दोनों तरह के फैक्टर काम करते हैं। एक तो आपके होते हैं जो आर्थिक तत्व, वो भी इसमें आते हैं। आर्थिक विकास में आर्थिक तत्व भी आते हैं, साथ ही साथ जो अनार्थिक तत्व होते हैं या गैर आर्थिक जो तत्व होते हैं ये भी इसमें आते हैं। तो आर्थिक विकास के जब हम फैक्टर की बात करते हैं, आर्थिक विकास के कारकों की बात करते हैं, तो इसमें आर्थिक तत्वों के साथ साथ जो अनार्थिक तत्व हैं या गैर आर्थिक तत्व हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ उस देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कितने हैं, उनकी क्या मात्रा है, ये भी आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ये भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपके देखिए प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन आपके आ जाएंगे। देखिए जब हम प्राकृतिक संसाधन में, आपने पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंट है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, हम भूगोल में और डिटेल में बात कर लेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस क्या आ जाते हैं, तो इसके अंदर आपकी बाकी चीजें आ जाती है, जैसे आपके खनिज भी आ जाएंगे इसमें। अब खनिज, जैसे आपको पता है बहुमूल खनिज, हीरा हो गया, सोना हो गया, कोयला हो गया, तो ये सब भी क्या है, ये भी सब आर्थिक विकास की प्रक्रिया में किसी भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से
जब आर्थिक विकास के हम कारकों को देखते हैं तो इसके अंदर आर्थिक तत्व भी सम्मिलित होते हैं, साथ ही साथ जो अनार्थिक तत्व हैं या जो गैर आर्थिक तत्व हैं। अनार्थिक तत्व को क्या नाम से एक और जानते हैं? गैर आर्थिक। या तो अनार्थिक बोल लो या गैर आर्थिक भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, गैर आर्थिक। अनार्थिक बोल लो या क्या बोल लो? गैर आर्थिक। नाम पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये नाम भी यूज कर सकता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आर्थिक विकास के कारकों पे, तो देखिए एक होते हैं आर्थिक तत्व, एक होते हैं अनार्थिक तत्व। इन दोनों को कंसीडर तो हम करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन है उसे भी कंसीडर आर्थिक विकास के कारकों में किया जाता है। जब हम बात करते हैं आर्थिक कारकों की, तो देखिए आर्थिक कारकों में कौन कौन आ जाते हैं? सब धन वाली बातें हो जाती है, तो पूंजी निर्माण, क्रय विक्रय अधिशेष, कृषि विक्रय अधिशेष, आर्थिक प्रणाली, वित्तीय स्थिरता मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पूंजी उत्पादन अनुपात, विदेशी व्यापार, विकासात्मक नियोजन, श्रम शक्ति व जनसंख्या और आधारभूत संरचना। ये सभी आपके कौन से फैक्टर हो जाते हैं? ये सभी हो जाते हैं आपके इकोनॉमिक फैक्टर। जबकि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में गैर आर्थिक तत्वों में या अनार्थिक तत्वों में मानव संसाधन, राजनीतिक स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, तकनीकी ज्ञान और विकास की आकांक्षा, ये सभी इसके अंदर तत्व सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ ये जो आपके आर्थिक तत्व होगा, अनार्थिक तत्व होगा, इसके आधार पर ही ये सभी क्या डिसाइड करते हैं? आर्थिक विकास को डिसाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं। कि मतलब आर्थिक विकास हो रहा है तो वो आर्थिक तत्वों के आधार पर भी होता है और अनार्थिक तत्वों के आधार पर भी होता है। तो ये दोनों कारक मिलकर ही आर्थिक विकास होता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की माप की बात करते हैं कि जो आर्थिक विकास हो रहा है इसको हम कैसे माप सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के माप के मुख्य कितने दृष्टिकोण मिलते हैं या कितनी इसकी मेथड है? तो मुख्य रूप से 5 है। आर्थिक विकास की माप की अगर आपसे बात करें कि इसके कितने दृष्टिकोण हैं या इसकी कितनी मेथड है आर्थिक विकास को मापने की, तो आपको पता होना चाहिए 5। कितनी है? 5। आपको ये पांचों के पांचों के नाम याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी एग्जामिनर 3 नाम दे देगा और चौथा एक अलग नाम दे देगा और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि आर्थिक विकास का निम्नलिखित में से कौन सा माप नहीं है। नहीं है पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। 3 नाम तो आपको ये कॉमन दे देगा इनमें से ही, और एक कोई सा एग्जामिनर आपको दूसरा नाम डाल देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का मापक नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पांचों नाम याद होंगे तो आप उस नाम को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो पांचों की पांचों नाम आपको क्या होना चाहिए? याद होने चाहिए। तो आर्थिक विकास की माप के कितने दृष्टिकोण मिलते हैं? तो 5 मिलते हैं। एक आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम है, बेसिक नीड रिटर्न है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिटर्न है, पीक्यूएलआई है। परचेसिंग पावर पेरिटी मेथड है, क्रय शक्ति समता विधि है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है, निवल आर्थिक कल्याण है और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास को मापे कैसे, जो आर्थिक विकास है उसे कैसे मापा जाए। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? जीवन की गुणवत्ता में क्या करना। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जीवन की गुणवत्ता में क्या करना? सुधार करना। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो ये जीवन की गुणवत्ता में कितनी सुधार हो रहा है या जीवन की गुणवत्ता मतलब जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सुधर रही है या नहीं सुधर रही है, इसे मापने के लिए हमें 5 मेथड या 5 अप्रोचेस या 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम है, बेसिक नीड्स रिटर्न या अप्रोच है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिटर्न या अप्रोच है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम है, क्रय शक्ति की समता विधि है, परचेसिंग पावर पेरिटी मेथड है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है, निवल आर्थिक कल्याण है। ये सभी की सभी जो पांचों की पांचों मेथड है, ये क्या मापती है कि मतलब जीवन में कितनी गुणवत्ता, जो जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सुधर रही है
या नहीं सुधर रही है, जो आपका रहन सहन का स्तर है, जो आपके खान पीन का स्तर है, उसमें कुछ सुधार आया या नहीं आया, इसे मापने के लिए मेथड है। और इन मेथड्स के माध्यम से ही हम पता लगाते हैं कि किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे मापने के लिए हम ये 5 अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपकी एक हो जाती है बेसिक नीड्स रिटर्न, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, क्रय शक्ति समता विधि, निवल आर्थिक कल्याण, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो ये आपको पाँचों नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और जो आपका HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसे वेरी IMP मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन जारी करता है, पहला इंडेक्स कब जारी किया गया, इसकी अवधारणा का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था, या जो अभी हाल ही में मानव विकास सूचकांक जारी किया उसमें भारत का स्थान कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे मानव विकास सूचकांक पर पूछे जाते हैं। इसे वेरी IMP मार्क करना, डायरेक्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो चारों मेथड जो है, चाहे फिर आपकी बेसिक नीड्स रिटर्न हो गई, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हो गई, परचेसिंग पावर में पेरिटी मेथड हो गई, या नेट इकोनॉमिक वेलफेयर हो गई, ये चारों तो आपको नाम पता होना चाहिए। ये चारों की चारों आपको क्या पता होना चाहिए, नाम पता होने चाहिए। केवल इतना, अगर आपको नाम ही पता है तो ही आपका काम हो जाएगा। इसकी आपको डिटेल पढ़ने की या याद रखने की उतनी आवश्यकता इन चारों मेथड्स पर नहीं है। लेकिन मानव विकास सूचकांक की आपको डिटेल भी अच्छी तरह से याद करके जाना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो संभावना है कि आपके एग्जाम में भी इस पे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आपको मानव विकास सूचकांक तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। बाकी ये चारों मेथड्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी हम एक बार इन मेथड्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो आपकी आधारभूत आवश्यकता प्रत्याक्रम है, बेसिक नीड्स रिटर्न से या अप्रोच है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था। वहीं अगर हम बात करें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करें, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम की बात करें, तो देखिए इसका विकास किसने करा था, तो इसका विकास करा था डेविड मोरिस ने। डेविड मोरिस ने इसका विकास करा था। किसने, ये डेविड मोरिस ने इसका प्रतिपादन करा था, तो ये काम किसने दिया था, तो ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल थी। उस काउंसिल ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स विकसित करने का काम किसे दिया, डेविड मोरिस को दिया। तो डेविड मोरिस ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का प्रतिपादन किया था। नाम याद हो तो अच्छा है। तो इसके अंदर उन्होंने वो देखिए सारी की सारी हम जो अप्रोचेस हैं, जो मेथड है आर्थिक विकास के मापन के, क्या के लिए यूज कर रहे हैं, ये सभी क्या मापते हैं, रहन सहन के स्तर या जीवन की गुणवत्ता के स्तर को मापने के लिए ही इनका विकास किया गया है। और इसमें हम कुछ संकेतकों का उपयोग करते हैं, और उन संकेतकों के माध्यम से क्या यूज करते हैं, हम संकेतकों के माध्यम से पता लगाते हैं कि विकास हो रहा है या नहीं। अलग अलग संकेतक होते हैं। जैसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पर हम कौन से संकेतक यूज करते हैं, एक संकेतक हो गया शिशु मृत्यु दर, एक संकेतक हो गया वयस्क साक्षरता दर, एक हो गया 1 वर्ष की आयु तक की जीवन प्रत्याशा। तो ये तीनों संकेतकों के आधार पर हम क्या निकालते हैं, इंडेक्स निकालते हैं। कौन सा इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो डेविड मोरिस ने किया था। डेविड मोरिस ने कितने संकेतक को इसमें यूज कर लेते हैं हम, मेनली शिशु मृत्यु दर को, वयस्क साक्षरता दर को, और 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा दर को। इन तीनों के संकेतकों के आधार पर हम क्या करते हैं, मापते हैं। और इसमें अगर आपका स्तर 0 है तो आपकी स्थिति बहुत खराब है, और अगर आप 100 के आसपास हैं तो आपकी स्थिति अच्छी है। तो देखिए 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति है, वहीं 1 की ओर बढ़ना या 0 या 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति है। मतलब जैसे अगर आपको ये 100 में से जितने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उतना आपका ये जो इंडेक्स रहेगा अच्छा रहेगा, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। लेकिन ये जितना कम रहेगा इसका, जैसे मान लो किसी देश को 90 मिला, तो इसका मतलब क्या है, PQLI इंडेक्स जो है इसमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इस देश की स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर किसी देश को 15 अंक मिले तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्थिति खराब है।
तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने करा? तो डेविड मोरिस ने करा। ये इतना तो आप याद रख लेना। अब बात करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड पे। तो देखिए सबसे पहले जो क्रय शक्ति समता विधि है, परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड है, इसका विकास किसने करा था? तो सबसे पहले ये जो मेथड थी इसका यूज सबसे पहले करा था आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसका सबसे पहले प्रयोग करा था। कब करा था? 1993 में। परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड का सबसे पहले यूज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने करा था। कब करा था? 1993 में। और आजकल विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, वो भी रहन सहन के स्तर को मापने के लिए इस परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड का उपयोग करती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में जो आई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति समता परचेसिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब देखिए जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, कब की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? 2014 में जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से भारत को परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत विश्व में कौन से स्थान पे था? तीसरे पे। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था था। किस रिपोर्ट में बात कही गई थी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में। तो आपसे इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? तो आईएमएफ ने करा था। कब किया था? किस वर्ष किया था? तो 1993 में। ये जो तीनों चारों मेथड हम जो पढ़ रहे हैं, चाहे फिर आपका बेसिक नीड्स अप्रोच हो गई, या फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हो गया, परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड हो गई, या नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ये चारों के चारों के आपको नाम अच्छे से याद होना ही चाहिए, तो ही आपका काम बन जाएगा। और अगर आपको इसका थोड़ी डिटेल वगैरह याद रहेगी तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एचडीआई है, ये आपको पूरी तरह अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं नेट इकोनॉमिक वेलफेयर पे बात कर लेते हैं। निवल आर्थिक कल्याण। तो देखिए इसकी इस धारणा का सबसे पहले प्रयोग है जो निवल आर्थिक कल्याण है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है। इस धारणा का सबसे पहले अगर हम बात करें प्रयोग किसने करा था, तो सबसे पहले इसका प्रयोग डेली तथा कॉब ने किया था। कौन ने करा था? डेली तथा कॉब ने। कब करा था इन्होंने इस निवल आर्थिक कल्याण? ये निवल नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इसके स्थान पे निवल के बजाय शुद्ध भी लिख सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, आपको शुद्ध आर्थिक कल्याण करके भी वो एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो शुद्ध आर्थिक कल्याण बोल लो या निवल आर्थिक कल्याण बोलो, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। तो सबसे पहले इस धारणा का विकास किसने करा था? डेली तथा कॉब ने किया था। कब किया था इस धारणा का विकास? तो उन्होंने 1989 में किया था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर था। इस मेथड का पहले नाम क्या था? मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर था। बाद में इसका नाम सैमुएल्सन ने बदल दिया। किसने? सैमुएल्सन ने। और सैमुएल्सन ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कर दिया। किसने? सैमुएल्सन ने। ये देखिए सैमुएल्सन ने का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ये देखिए जीवन निर्वाह में सुधार। वही बात है कि जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए इन इन सभी मापों का क्या प्रयोग किया जाता है कि आपका जीवन स्तर कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, रहन सहन का स्तर क्या है, आपके जो जीवन की गुणवत्ता उसमें कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको मापने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज की जाती है। उसी में से एक मेथड है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसका विकास नेट इकोनॉमिक वेलफेयर जो है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इसका विकास सैमुएल्सन ने करा। सबसे पहले इस धारणा का प्रयोग कौन लाया था? तो डेली तथा कॉब लाए थे। इन्होंने 1989 में इस धारणा का प्रयोग करा। पहले जो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर थी, इसका नाम क्या था? मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर था। और इस मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर का विकास किसने करा था? मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर का तो विलियम नोर्दास तथा जेम्स टोबिन ने करा था। बाद में इसका नाम, बाद में इसमें कुछ क्या करे, संशोधन करे इस मेथड में, और इसका नाम कर दिया नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसका बाद में नाम किसने परिवर्तित करा? सैमुएल्सन ने इसका नाम परिवर्तित करा। सैमुएल्सन ने इसका संशोधित रूप जारी करा और इसका नाम बदल करके नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कर दिया। तो चलिए एक बार और इस पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या बात की गई है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर में। देखिए सबसे पहले तो इसका नाम क्या था?
सबसे पहले ये जो धारणा थी इसका प्रयोग किसने करा? नेट इकोनॉमिक वेलफेयर की जो धारणा थी इसका सबसे पहले विकास करा था। इस धारणा का सबसे पहले प्रयोग डेली तथा कॉब ने 1990 में किया। पहले इसका नाम था मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर, इसका नाम था। और इसका विकास किसने करा था? तो विलियम नोरदास तथा जेम्स टोबिन ने करा। बाद में इसमें क्या हुए, कुछ संशोधन हुए और इसका नाम बदल करके नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कर दिया। किसने कर दिया नेट इकोनॉमिक वेलफेयर? सैमुएल्सन ने कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो निवल आर्थिक कल्याण है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है, ये निकलता कैसे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर निकालने का? तो देखिए, जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो, उसमें से देखिए माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं? उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां, ये माइनस करते हैं। ये देखिए पूरा ब्रैकेट में रखना है, इन दोनों को टोटल करना है। किस किस को टोटल करोगे आप? उत्पादन की छिपी लागत तथा नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश तथा गृहणियों की सेवा, ये सबको आप क्या कर लेना? टोटल कर लेना। और इसका जो टोटल है, इस ब्रैकेट का जो टोटल है उसको जीएनपी में से माइनस कर दोगे तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से समझ लो एक बार फॉर्मूला। आपको निकालना क्या है? आपको अगर निकालना हो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो आपको ये जो ब्रैकेट में रखा है ये सारी चीजें क्या कर लेना है? ब्रैकेट की सारी चीजों को जोड़ लेना है। उत्पादन की छिपी लागत, आधुनिक नगरीकरण की हानियां, अवकाश तथा गृहणियों की सेवाएं, ये सभी को आपको जोड़ लेना है। इन जो ब्रैकेट का टोटल आएगा, इस ब्रैकेट के टोटल को जीएनपी में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर दोगे। ये जो ब्रैकेट का टोटल है तो आपका आ जाएगा नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। और नेट इकोनॉमिक वेलफेयर किसने जारी करा था? तो सैमुएल्सन ने जारी करा था। पहले इसका नाम मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर था। ठीक है, सबसे पहले इस धारणा का प्रयोग किसने करा था? डेली और कॉब ने करा था, 1989 में किया था। तो ये सभी इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक पर। इसे आप वेरी वेरी आईएमपी मार्क कर लेना। इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक रहती है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है। पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब जारी किया गया था? तो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई 1990 में जारी किया गया था। किस अर्थशास्त्री ने इसका विकास करा था? तो पाकिस्तान के महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे, और भारत के अमृत सेन, इन दोनों ने मिलकर, और भी कुछ लोग थे इनके साथ, पर मुख्य रूप से दो अर्थशास्त्री थे। महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और अमृत सेन भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे। इन दोनों ने मिलकर इस मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन करा। पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया? तो 1990 में किया गया। हर साल मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये सूचकांक भी क्या मापता है? ये सूचकांक भी वही मापता, वही जीवन की गुणवत्ता का स्तर, कि मतलब एक जो देश है उसमें जो लोग रहते हैं उनकी जीवन में क्या सुधार हो रहा है, उनके रहन सहन में क्या सुधार हो रहा है, क्या वो देश प्रोग्रेस कर रहा है, वहाँ उस देश के जो समाज है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सभी को मापने के लिए हर साल एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अगर हम बात कर लें, सूचकांकों की बात करें, तो मुख्य रूप से इसके तीन सूचकांक होते हैं। एक होता है शिक्षा, एक होता है आय, और एक होता है जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य। इन तीन सूचकांकों के आधार पर हर साल मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो चलिए, इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। एक बार और इसे देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। हर साल इसे कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इसे हर साल जारी करता है। इसका प्रतिपादन किसने करा? तो इसका प्रतिपादन पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारत के अमृत सेन,
इन दोनों ने मिलकर के इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में किया था। कौन जारी करता है इसे? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। क्या मापता है ये? कि देश की या समाज की प्रगति का मूल्यांकन करने का ये एक प्रकार का एक माध्यम है, जिसमें उद्देश्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को मापा जाता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर में क्या रैंक थी, इस साल क्या रैंक है, इस तरह से हम उसका क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। हर साल ये जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है। पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया? तो 1990 में पहला मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। इसमें कितने सूचकांक होते हैं? तो इसमें 3 मानव विकास सूचकांक के मुख्य रूप से 3 मानक होते हैं या 3 स्टैंडर्ड होते हैं, जिसके बेसिस पर ये जो HDI है कैलकुलेट किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो किन किन आधार पे इसे निकाला जाता है HDI को? तो एक तो होता है शिक्षा, एक होता है स्वास्थ्य, इसे जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं, जीवन प्रत्याशा, और आय। कई बार आपको एग्जामिनर इस पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव विकास सूचकांक के मानकों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ भी एग्जामिनर आपसे नहीं पर ही फोकस करके क्वेश्चन पूछता है। तो आपको तीनों नाम याद होना चाहिए। एक तो इसमें शिक्षा का मानक शामिल है, एक इसमें शिक्षा, आय और स्वास्थ्य। कई बार एग्जामिनर आपको स्वास्थ्य नाम एग्जाम में नहीं देता है और इसकी बजाय वो नाम ये वाला दे देते हैं कि जीवन प्रत्याशा। तो आपको तीनों नाम याद होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और आय। इन तीनों मानकों के आधार पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग HDI निकाला जाता है। और भी इसके अंदर कुछ अदर संकेतक भी यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से अदर संकेतक इसमें यूज करते हैं? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, मतलब मेनली कितने जो बच्चे हैं कितने साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, मतलब एक बच्चे को कितने समय तक पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो ये, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, मतलब एक व्यक्ति की इनकम, ये सभी संकेतकों को भी यूज करते हैं। मुख्य रूप से जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस पॉइंट पर पूछता है। एक तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि मानव विकास सूचकांक जो HDI है कौन जारी करता है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। इसका प्रतिपादन किसने करा? तो महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के हैं, और अमृत सेन भारत के, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। पहला HDI कब जारी किया गया? तो पहला HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में जारी किया गया। इसके कितने मानक हैं? तो इसके मुख्य रूप से 3 मानक हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा है एक तो, एक आपका है स्वास्थ्य, एक आपका है शिक्षा, एक आपका स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य को ही जीवन प्रत्याशा बोल सकते हैं, और एक आपका हो जाती है आय, मतलब इनकम। तो ये इन तीनों आधार पर ये जो HDI है कैलकुलेट किया जाता है। हर साल HDI कौन जारी करता है? UNDP जारी करती है। इसकी जो गणना की जाती है किससे? 0 से 1 के बीच में की जाती है। 0 मतलब हो जाता है खराब स्थिति, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? खराब स्थिति को, जबकि 1 जो होता है अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसका उच्चतम मान 1 होता है। मतलब आप 1 के जितने पास रहेंगे, जैसे भारत की अगर हम बात करें, जो HDI ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसकी रिपोर्ट आई थी 2022 का, 2022 की हम बात करें, 2022 में रिपोर्ट जो जारी की गई थी, रिपोर्ट कब आई थी? 2022 में। तो इसमें जो डेटा लिया जाता है, देखिए रिपोर्ट ही आई कब? 2022 में। तो जो डेटा लेते हैं, कौन डेटा लेता है? UNDP। तो वो डेटा लेता है 2021 का। तो 2021 के डेटा के आधार पर रिपोर्ट कब आती है? 2022 में, क्योंकि पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। तो वही बात है कि इसलिए इसका नाम कैसे दिया जाता है? मानव विकास सूचकांक। तो अब किसका है ये? 2021 के डेटा पे, तो इसलिए नाम देते हैं वो मानव विकास सूचकांक 2021। तो ये जो डेटा लिया कब का है? 2021 का। पूरा सब देशों का डेटा लेते हैं और फिर रिपोर्ट कब जारी हुई? 2022 में। तो जब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान
कौन सा था? रिपोर्ट कब आई? 2022 में। तो ये आपको याद रखना है कि जो 2022 में यूएनडीपी ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी, यूएनडीपी की 2022 रिपोर्ट में भारत का स्थान 132वां है। आपको याद होना चाहिए ये नंबर 132वां। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का वर्तमान में स्थान कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले। या एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि मानव विकास सूचकांक 2021 में, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का स्थान 132वां है। ठीक है, भारत को कितने, मतलब एक नंबर तो हाईएस्ट है, तो भारत को कितना मिला? तो भारत को देखिए मिले थे 0.633। तो भारत किस तरह की विकास की श्रेणी में आता है? भारत मध्यम विकास की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर। इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक था आर्थिक विकास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने आर्थिक विकास को समझा, आर्थिक विकास के कारकों को समझा, हमने आर्थिक विकास के तत्व को समझा, इकोनॉमिक फैक्टर को समझा, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को समझा, आर्थिक विकास की जो माप के थे या जो उसकी अप्रोचेस थी, दृष्टिकोण थे, उसे हमने समझा, उसकी पांचों मेथड को समझा, और हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसे समझा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने वाला है, जारी करता UNDP। तो हम बात करेंगे अब UNDP पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें आपको रिमेंबर नोट्स का PDF मिल जाएगा। और अगर आपने अभी भी विजय अकेडमी इंदौर के ऐप को डाउनलोड नहीं कराया तो जल्दी इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। तो चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। पहला ही क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका एक सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्या काम करता है यूएनडीपी? तो जो यूएनडीपी है, मुख्य रूप से यूएनडीपी का जो पर्पस है, ये जो है, गरीबी को समाप्त करने की दिशा में, गरीबी उन्मूलन के लिए एक काम करता है यूएनडीपी। साथ ही साथ जो असमानता बढ़ती जा रही है, उस असमानता को कम करने के लिए भी लगातार यूएनडीपी काम कर रहा है। यूएनडीपी का मुख्यालय की बात करें तो यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी एक संयुक्त राष्ट्र का एक पूरा के पूरा एक नेटवर्क है, जो कि पूरे विश्व के डेवलपमेंट के संदर्भ में काम करता है। कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरे विश्व का विकास करने के लिए काम करता है। ये गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। साथ ही साथ ये जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, मतलब एक व्यक्ति, आर्थिक असमानता का मतलब क्या है? आर्थिक असमानता का मतलब है एक व्यक्ति अमीर होता जा रहा है। आर्थिक असमानता का मतलब क्या है? अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर होते जा रहा है, गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब होते जा रहा है। तो ये जो इन दोनों के बीच की खाई है, मतलब एक व्यक्ति जो अमीर है वो बहुत अधिक अमीर होते जा रहा है, और जो व्यक्ति गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो खाई है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो आर्थिक असमानता है, इसे कम करने के लिए भी यूएनडीपी काम करता है। इसके लिए वो क्या करता है? बहुत सारी योजनाएं वगैरह बनाता है, कई लोगों के साथ साझेदारी करता है, कुछ नीतियाँ पॉलिसीज बनाता है। इन सभी के माध्यम से वो क्या काम करता है कि किसी भी प्रकार से क्या कर सके, वो गरीबी को कम कर सके, और ये जो असमानता बढ़ती जा रही है इसे वो समाप्त कर सके। इन सभी के संदर्भ में यूएनडीपी काम करता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।